देयर, you're watching It's Not Fake और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की हेडलाइन से। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मंजूर, खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफा। 68 दिन बाद देश में अब अनलॉक शुरू, अनलॉक के पहले फेज में दी गई है कई रियायत। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना की लड़ाई में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अभद्र बर्ताव और हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं। कोरोना के संक्रमण से बचाने में मददगार साबित हो रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आईसीएमआर का दावा, सही खुराक लेने पर संक्रमण का खतरा कम। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ में फिर शामिल होने के लिए दिए संकेत, लेकिन रखी है शर्त, कहा चीन से संबंध तोड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अमेरिका में 52 साल बाद सबसे भीषण हिंसा, 40 शहरों में लगा कर्फ्यू। तो ये थी हमारी 5 बड़ी हेडलाइंस। इनके पीछे का आपको डिटेल्स बताएंगे, इसके पीछे का सच बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली खबर से, और वो है जो बड़ा कैबिनेट डिसीजन आज आया है, उससे जुड़ी हुई खबरें आपको बताते हैं। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें मझोले और छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ के अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी गई है। इसमें 2 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ था। इसके बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक थी। तो इस कैबिनेट का क्या इंपॉर्टेंस है? दूसरा जो मोदी कार्यकाल का जो पहली कैबिनेट मीटिंग है वो आज सामने आई, और जाहिर सी बात है कि जो प्रचार और प्रसार में विश्वास करने वाली जो सरकार है, उसकी कैबिनेट मीटिंग को उतना प्रचार और प्रसार ना मिले, ये कैसे हो सकता है? तो उसकी जो मेजर हाइलाइट्स थी, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस नहीं हैं, क्योंकि जो रिफॉर्म मेजर्स जो 20,000 करोड़ के पैकेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किए थे, ये उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है एमएसएमईज़ के लिए या फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये जो आज का जो फोकल पॉइंट रहा है वो किसान रहे हैं और एमएसएमई सेक्टर रहा है, तो अगर ये कहा जाए कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे पहुंच रहा है तो नहीं। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको इसके आगे का विश्लेषण बताऊं, आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों का अनाउंसमेंट आज इस कैबिनेट मीटिंग में इसका डिसीजन हुआ है। खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी मिली है। किसानों को लागत मूल्य से 50 से 83% ज़्यादा मिलेगा, ये एमएसपी की वैल्यू है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1867 रुपये है, 68 रुपये है, माफ़ कीजिए। ज्वार हाइब्रिड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,620 रुपये है, इसका अनाउंसमेंट है। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,150 रुपये घोषित कर दिया गया है, और एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दी गई है, और 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड स्कीम को मंजूरी मिली है। तो ये मेजर अनाउंसमेंट्स थे। लेकिन जहाँ तक अगर आप एमएसएमईज़ की बातें कर रहे हैं, तो एमएसएमई में अगर आपको ध्यान हो तो जिस समय निर्मला सीतारमन ने इसका अनाउंसमेंट किया था, जो पहला ट्रांच जो अनाउंसमेंट का आया था, उसमें ये कहा गया था कि 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमईज़ को दिया जाएगा। ये पहला बड़ा अनाउंसमेंट एमएसएमईज़ को लेकर आया था। और आज जो अनाउंसमेंट है उसमें ये फिर से यही बात कही गई है कि एमएसएमई की परिभाषा बदल दी गई है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसे बढ़ाकर अब 50 करोड़ के लगभग कर दी गई है, और जो एमएसएमई का जो डेफिनेशन है उस जो अभी, लेकिन ये समझना है कि जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है, 63.05 मिलियन के करीब है, और जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग 5,000 छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अगर आप इनकी संख्या देखें और जिस तरीके का जो पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है, 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन पहले अनाउंस किया गया था। अब सरकार ये कह रही है कि जो लोन की जो लिमिट है वो हमने बढ़ा दी है, एमएसएमईज़ का जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अगर दायरा बढ़ा दिया गया है, लोनिंग और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ा दी गई हैं, तो मेरा आज सवाल सरकार से ये है कि जो एमएसएमईज़ की जो इंस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी की प्रॉब्लम्स हैं,
वो कैसे निपटी जाएंगी। आज जो एमएसएमईज ऑलरेडी लोन में थी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घाटे में थी, तो आज जितनी भी एमएसएमईज में से बात करी है, और आज मैंने कुछ एमएसएमईज से बात भी इंडिविजुअली की और उनका यही कहना था कि ये जो अनाउंसमेंट है ये उनके फ़ायदे का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय जो ज़रूरत है वो ऑलरेडी कैश ट्रैप्ड है, उनके पास कैश की कमी है। और इतनी अनसर्टेनिटी में, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। अगले कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि सीजनल हैं, और सीजनल बिजनेसेस में अगले 6-7 महीने तक उनका बिजनेस कैसे फ्लेयर अप करेगा उन्हें ये नहीं पता है। तो ऐसी अस्थिरता में वो अब आगे और लोन क्यों लेंगे, भले ही अगर उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई हो, उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी गई हो, लेकिन अभी तक उन्होंने जो कमाया है वो बचाने का उनका ज़्यादा फोकस है। तो जो ये लोनिंग और क्रेडिटिंग की जो फैसिलिटी सरकार ने दी है, तो इससे इंस्टेंट फ़ायदा एमएसएमईज को पहुंचता हुआ नहीं दिखता। रही बात किसानों की, तो किसानों का क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी बढ़ाई गई है, उनकी एमएसपी को बढ़ाया गया है, और ये सारी सुविधाएं जो किसानों को दी गई हैं। आज बड़े सवाल जो खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं वो आज भी कायम हैं। अगर आज जिस किसान को 14 जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनकी एमएसपी बढ़ा दी गई है, वो ठीक है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में ये मेजर्स, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, ये शायद सक्सेसफुल साबित होंगे या फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए आज जो किसान अपने खेत से मंडी तक जा रहा है, उसके प्रोक्योरमेंट का क्या होगा, वो कैसे प्रोक्योर करे, उसका जो अनाज आज सड़ रहा है, उसके पास स्टॉक्स का वो क्लियरेंस कैसे करे, उसके पास गोडाउन्स नहीं है। आज अगर किसानों को आगे के सीज़न की फ्रेश बीज खरीदनी है, खाद खरीदनी है, उसकी फैसिलिटी कैसे मिलेगी। तो ये क्या सारी चीज़ें, ये किसान क्रेडिट कार्ड से इसकी भरपाई हो जाएगी। आज बहुत सारे छोटे मझले किसान हैं जिनके पास कोई किसी भी उनके प्रश्न का उत्तर सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। जैसे कि कई फार्मर्स हैं जो छोटे किसान हैं, उनका ये कहना है कि आज लेबर की सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, और उसी तरह से जो डिमांड डिक्लाइन हो गई है, डिमांड में जो गिरावट आई है, उसकी ये सारी कमियां सरकार इन्हें कैसे पूरी करेगी। तो जो बड़े सवाल है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में ये सारे अनाउंसमेंट्स, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेके हो, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स को लेके भी कहा गया है कि उनकी भी क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई गई है। तो एक छोटा स्ट्रीट वेंडर, जैसे कि वो कोई खिलौना बेच रहा है या मोची है या कोई भी एक छोटे ऑक्यूपेशन का जो काम करता है, आज वो इंसान बैंक तक जाएगा और लोन क्यों लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, जब उसके पास अपने पेट भरने के लिए अभी कैश नहीं है। तो जब तक इंस्टेंट कैश लोगों के अकाउंट में नहीं डाला जाएगा, तो चाहे वो किसान हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, और चाहे एमएसएमईज ही क्यों ना हो, एमएसएमईज की परिभाषा बदल देने से एमएसएमई की दिक्कतें आज दूर नहीं हो जाती। आज सरकार को ये समझना होगा कि एमएसएमईज की कैटेगरीज, जो आपको मैंने बताया कि करीब 60 लाख एसएमईज ऐसी हैं जो माइक्रो कैटेगरी में है, यानी कि बहुत छोटी छोटी हैं, और इसमें कई सर्वेज ने बताया कि ऐसी एमएसएमईज तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो वो कैसे रिवाइव होंगी, इसका कुछ अता पता नहीं है। दूसरी बात रही मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसके बाद ये कहा गया है कि आप इसको स्टॉक लिस्टिंग कर सकते हैं एमएसएमईज की, लेकिन जो एमएसएमईज की इंस्टेंट प्रॉब्लम है कि उनके लेबर का पेमेंट कैसे होगा, उनको वापस कैसे पटरी पे चलाया जाएगा, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी खरीद के लिए एमएसएमईज जो यूनिट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इन सब प्रश्नों का सवाल, इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभी सरकार नहीं दे पाई है। लेकिन हाँ, आज एक पहली घंटी ज़रूर बज गई कि जो उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है दूसरे कार्यकाल की, उसमें उन्होंने बड़े बड़े मेजर्स अनाउंस कर दिए गए। जितने भी क्रिटिक्स हैं, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, उसमें यही है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अनाउंस कर दी गई हैं, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से आज जो ये दूसरा, जो पहली कैबिनेट मीटिंग का जो अनाउंसमेंट आया है मोदी राज्य के दूसरे कार्यकाल की जो पहली कैबिनेट मीटिंग का, वो भी यही चीज़ है कि बड़े बड़े आपने सपने दिखा दिए हैं, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो तुरंत राहत पहुंचाने की जो चीज़ें हैं वो इस पूरे दायरे से गायब हैं। तो ये कैसी रिलीफ है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स को क्या आप इसे रिलीफ कहेंगे, किसानों को क्या आप ये रिलीफ कहेंगे, एमएसएमईज को क्या आप ये रिलीफ कहेंगे, जब उनके आप अकाउंट में कैश नहीं डाल सकते तो आप कैसी रिलीफ दे रहे हैं। तो आज सरकार से ये सारे प्रश्न आज मैं कर रही हूँ, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे एमएसएमईज के मिनिस्टर हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो। आज क्या ये सारे मंत्रालय इस बात का जवाब दे सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए वो क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सा हर्डल है, ऐसी कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से आज सरकार इंस्टेंट रिलीफ यानी कि डायरेक्ट कैश
लोगों की जेब में नहीं डाल पा रही है। कोई भी रिपोर्टर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर खड़ा होकर ये सवाल करता है तो उसे गोलमोल जवाब ही मिलता है, और शायद हमें आने वाले दिनों में भी गोलमोल ही जवाब मिलेंगे और इस प्रश्न का हमें उत्तर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हों, चाहे आपके देश के अंदर बैठे हुए इकोनॉमिस्ट हों, वो उन सबका यही कहना है कि हमारे पास काफ़ी फिस्कल स्टिमुलस है। अगर सरकार के पास इस चीज़ को करने की पॉलिटिकल विल हो तो ये डायरेक्ट कैश की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि छोटे उद्योगों को और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उन सबको पहुंचाई जा सकती है। लेकिन क्या वजह है, सरकार ये डायरेक्ट कैश क्यों नहीं दे पा रही है लोगों को? इंस्टेंट रिलीफ की सरकार क्यों नहीं बात करती है, इस चीज़ से क्यों बचती है, ये मेरी समझ के परे है। लेकिन फिलहाल जितने भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे अनाउंसमेंट्स अगर आप 6 महीने या साल भर के बाद देखेंगे तो हो सकता है ये रिफॉर्म मेजर्स की कैटेगरी में आए। लेकिन इतनी बड़ी वैश्विक महामारी जिसके चलते लाखों की संख्या में लोगों ने अपने रोजगार खो दिए हैं, लाखों की संख्या में रोजगार बैठ चुके हैं, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और जितने भी एंटरप्रेन्योरल यूनिट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तो उनको रिवाइव करने के लिए सरकार क्या कर रही है? शायद कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने सरकार दिखा रही है। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के नाम पर इट्स अ बिग बिग जीरो। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस स्टोरी? व्हाट आर योर कमेंट्स? डू राइट टू अस। और मैं आपको अपनी दूसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। आपके यूट्यूब कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस कैबिनेट डिसीजन को लेकर। 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से देश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। 3 फेज में देश को अनलॉक कर व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अभद्र बर्ताव और हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वायरस दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी, मेडिकल टीम यानी हमारे कोरोना वॉरियर्स दिखाई देते हैं। ये अडिग हैं। ये लड़ाई दिखाई न देने वाले दुश्मन और मजबूती से जूझ रहे योद्धाओं के बीच है। इसमें हमारे मेडिकल वर्कर्स की जीत होना तय है। तो ये बात आज जब अनलॉक फेज़ का आज पहला दिन देखा गया है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट जो कर्नाटका में है, आज वहाँ के लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे। और ख़ासकर जो उन्होंने जिन बातों को कहा है वो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहा है कि कोरोना इज़ इनविजिबल, लेकिन जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं दे आर इनविंसिबल। सो इनविजिबल वर्सेस इनविंसिबल, ये दोनों शब्दों से प्रधानमंत्री ने आज काफ़ी खेला है। इट्स प्लेइंग अराउंड विद द वर्ड्स इनविजिबल वर्सेस इनविंसिबल। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि हमारे जो कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, आज वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और वो अडिग हैं। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे इंटेंशन से प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि कोरोना वॉरियर्स बिल्कुल अडिग हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल कायम हैं। ये सब बातें बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं, हौसला अफजाई के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन किन कंडीशंस में आज हमारे ये कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं? कोरोना वॉरियर्स में हमारे कौन कौन से साथी आते हैं? डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स आते हैं। लेकिन किन हालात में ये लोग काम कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हालातों पर गौर करेंगे? क्या उन्होंने एक लाइन इस बात के लिए बोली कि आज वो बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं कि आज हमारा देश 2 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बना रहा है, हमने इतने लाख लीटर्स सैनिटाइजर्स के बना लिए, लेकिन कितने पीपीईज आज उन डॉक्टर्स को पहुंच रहे हैं? कहीं भी किसी भी राज्य में आप हॉस्पिटल्स को उठाकर देख लीजिए, आज कितने डॉक्टर्स हैं जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, वो एक दिन में 3 बार क्या पीपीईज बदल सकते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर रियल मायने में अगर कोई भी डॉक्टर लगातार पहनता है, खासकर जो आईसीयूज में काम करते हैं, जो कोविड वार्ड्स में अटेंड करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनको अपने पीपीईज बदलने पड़ते हैं समय समय पर। क्या आज हमारे पास इतने पीपीईज हैं कि डॉक्टर्स उसको रेगुलरली बदल सके? आज कितने डॉक्टर्स के फ़ोन्स आते हैं सारे जर्नलिस्ट के पास, मीडिया हाउसेस के पास, और वो इस बात को कहते हैं कि एक मास्क लगाकर एक नर्स या एक डॉक्टर कितने दिन तक काम करती है? तो क्या ये जो एथिकल प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इन्हें फॉलो किया जा रहा है? तो डॉक्टर्स की हौसला अफजाई, नर्सेज की हौसला अफजाई बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे इंटेंशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है। लेकिन चीज़ें जब अनलॉक हो रही हैं तो रिस्क भी बढ़ रहा है। आज अनलॉक फेज़ 1 देखा गया है।
स्टेट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि अब आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए, लेकिन कितना कन्फ्यूजन देखा गया है। मिसाल के तौर पर दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, दिल्ली जो गाज़ियाबाद का बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन है कि वो किधर जाएं, क्या करें, उनके पास पासेस होने चाहिए, ई पासेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने देश को अनलॉक करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन सेंट्रलाइज तरीके से जो गाइडलाइंस आनी चाहिए वो नहीं आई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है कि आपके हिसाब से आपके राज्य में जिस तरीके की सीरियसनेस है कोविड-19 को लेकर, उस हिसाब से अपनी गाइडलाइंस आप बना लीजिए। और उसमें कंटेनमेंट जोन्स को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो कंटेनमेंट जोन्स वर्सेस नॉन कंटेनमेंट जोन्स, उसको लेकर भी आम आदमी के मन में जितनी कन्फ्यूजन्स है, लोगों को ये नहीं पता है कि कब ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है, या कब रेड बदलकर ऑरेंज और ग्रीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन क्लियर करेगा? एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आनी चाहिए थी, क्या ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी हम देख सकते हैं? तब सरकार, अगर सरकार से आप ये सवाल पूछेंगे तो सरकार उल्टा जर्नलिस्ट से ये सवाल करते हैं कि जब हमने स्टेट्स को पावर्स नहीं दी थी तो आप कहते थे कि हमने स्टेट्स को पावर्स नहीं दी। एक मिसाल के तौर पर मैंने एक इंटरव्यू किया था और उसमें प्रकाश जावड़ेकर ने मुझसे ये सवाल किया था कि मीडिया दो तरीके के सवाल नहीं कर सकता है। तो आज ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जब अनलॉक फेज़ 1 की आज शुरुआत हुई है और 3 फेजेज़ में अभी इसे देश को अनलॉक किया जाएगा, तो जो कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं, आप अगर उसे देख लीजिए तो वो उसकी जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है। आज भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है जहां तक नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस की संख्या का सवाल है। लेकिन हमारे जो देश के जो नेता हैं वो इसी बात को कहते हैं कि अभी विश्व के बाकी देशों की तुलना में हमारा देश बिल्कुल अच्छा कर रहा है। तो अच्छा तो कर रहा है, लेकिन किस बेसिस पे अच्छा कर रहा है? क्या अब लोग डरे नहीं? क्या खुलकर लोग जैसे आम जिंदगी चल रही थी, क्या उस हिसाब से ज़िंदगी चला सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? किसी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अनलॉक की गाइडलाइंस अब अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, लेकिन अनलॉक किस तरीके से किया जाएगा? मिसाल के तौर पर फेज़ 2 या फेज़ 3 में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात हो रही है, लेकिन क्या पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि क्या वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं ऐसी संक्रमण की स्थिति में? क्या डर नहीं है कि उनके बच्चे वल्नरेबल हो जाएंगे? आज कितने डॉक्टर्स हैं? आज एक डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया, उस डॉक्टर की उम्र है 62 साल, और वो दिल्ली के एक डॉक्टर है जिन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो अब किसी भी ऑक्यूपेशन में ना दिखे, यानी कि वो काम करते हुए ना दिखे। लेकिन जो 60 साल के ऊपर के जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, आज क्या राज्य सरकारें अफोर्ड कर सकती हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को वो मना कर दें कि नहीं आप घर बैठिए? और वो 62 साल के जो डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात बताई, उन्होंने मुझे एडवाइजरी भेजी है। डर की वजह से वो बोलना नहीं चाहते थे कैमरे पे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसी एडवाइजरी सरकार निकाल देती है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। 60+ के जो डॉक्टर्स हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, उनको एडवाइस किया गया है कि वो घर बैठे, क्योंकि वल्नरेबल हैं। उनको अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलनेस है तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, उनके इन्फेक्शन को कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्लैंक एडवाइजरी सरकार ने निकाल दी है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में जो सिचुएशन होना चाहिए, किस तरीके की गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो ना किसी राज्य सरकार के पास ये एक यूनिफाइड पॉलिसी है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। लेकिन हाँ, 2 महीने से जो हमारी अर्थव्यवस्था ढीली पड़ गई थी, तो नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना वायरस के साथ अब जीना सीख लीजिए, क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। तो लॉकडाउन की स्थिति में ये मानी बात है कि आप नहीं रह सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन अगर लॉकडाउन को अनलॉक फेज़ की तरफ बढ़ाना है, वी नीड मोर क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए। लोगों को रीअश्योरेंस चाहिए कि अगर आज वो अपने घर से निकलकर ऑफिस में जाएंगे तो उन्हें किसी बात की डर नहीं होनी चाहिए, वो सेफ हैं, वो सिक्योर हैं। क्या आज 100% रीअश्योरेंस सरकार दे सकती है? क्या राज्य सरकारें इस बात का रीअश्योरेंस दे सकती हैं? शायद नहीं। उनका एक ही जुमला होता है कि कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए, मास्क पहन लीजिए, सैनिटाइज़र से साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। लेकिन क्या पर्याप्त मात्रा में लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं? क्या आज कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ एक मास्क अफोर्ड कर सकते हैं खरीदने के लिए? शायद नहीं। तो इन सब सारे सवालों को सरकारें कैसे एड्रेस करेंगी, ये हमारे सामने बड़े सवाल हैं। लॉक से अनलॉक ज़रूर करिए, लेकिन रीअश्योरेंस दीजिए लोगों को। ये कैसे देंगे, इसका ब्लूप्रिंट किसी भी सरकार के पास नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इस पर आपका क्या सोचना है? और खासकर जो मोदी जी ने आज कोरोना वॉरियर्स के लिए बोला है, उस पर ज़रूर आप कॉमेंट करिएगा। मैं अपनी तीसरी खबर की ओर चलती हूँ।
मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सही खुराक लेने के साथ ही अच्छे तरीके से पीपीई किट का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने का खतरा कम हो सकता है। ये दावा किया है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार स्टडी में शामिल किए गए लोगों को 4 से 5 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की संतुलित खुराक देने पर उनमें SARS-CoV-2 संक्रमण के खतरे में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। तो ये एक आईसीएमआर की स्टडी है जो इस बात को कहती है कि अगर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं और अगर आप पीपीई किट्स पहन रहे हैं तो आप सेफ हैं। लेकिन आईसीएमआर की स्टडी कितनी क्रेडिबल है, ये हमारे देश की एपेक्स बॉडी है, एपेक्स हेल्थ रिसर्च बॉडी माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से इनके बयान आए दिन पलटते रहते हैं तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो आपके देश में बन रही है और अगर आप उसका सेवन करेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा या आप कोविड से सेफ रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ टाइमलाइंस बताना चाहती हूँ और उससे आप जज कर लीजिए कि आईसीएमआर की रिपोर्ट पर कितना विश्वास किया जाए। 21 मई की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है, आईसीएमआर ने खुद कहा है, 21 मई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो उसमें कहा गया है कि देयर इज़ अ लिमिटेड एविडेंस ऑन द एफिकेसी ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यानी कि ज़्यादा प्रूफ नहीं है इस बात को कहने के लिए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 100% सेफ है, 100% सक्सेसफुल है कोविड-19 को ट्रीट करने में। और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हाँ, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट है, यानी कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का करते हैं। अगर कोई होम क्वारंटीन में रहता है या लोगों को अगर एडवाइस करनी हो कि आप सेफ कैसे रह सकते हैं तो हम उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बता देते हैं कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए। अब लेकिन इसी खबर के बीच कुछ रैंडमाइज ट्रायल्स हैं जो चाइना से और फ्रांस से आते हैं। उन रैंडमाइज ट्रायल्स में चाइना फेल हो गया और फ्रांस भी फेल हो गया। तो ऐसे में भारत के लोग क्या सोचेंगे कि आईसीएमआर कुछ कहता है और जो विश्व के कई और देश हैं वहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फेल कर रहा है। उसके बाद 25 मई को एक और रिपोर्ट आती है जिसमें कि आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर वो ये कहते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मत यूज़ करिए जब तक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखकर नहीं दिया है। तो ये जो सारी कंफ्यूजिंग खबरें हैं ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आईसीएमआर का जो स्टेटमेंट है वो समय समय पर बदलता आया है। और इसी बीच WHO ने भी इस बात को कहा था कि WHO कह चुका है इस बात को कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सेफ नहीं है। तो ऐसे में कितना विश्वास किया जाए आईसीएमआर का कि जो वो कह रहा है वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि आईसीएमआर के ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मिल रहे हैं इस समय, पीपीई किट्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ही लेकर नहीं। आईसीएमआर के खुद के जो डॉक्टर्स हैं उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट अभी सामने आया है और ये जॉइंट स्टेटमेंट किसने दिया है? इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट्स ने। और उन्होंने क्या कहा है जॉइंट स्टेटमेंट में? उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, यानी कि कोरोना वायरस को आप हमेशा के लिए नहीं हटा सकते हैं और अपना देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुका है, स्टेज 3 में पहुंच चुका है और इस स्टैंड को हमेशा केंद्र सरकार ने नकारा है। तो इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, WHO के एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं, आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं, आपके इंटरनल कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया हैं वो आपको कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, केंद्र सरकार के जो लव अग्रवाल हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो हेल्थ ब्रीफिंग्स में हैं वो कुछ और कहते हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी जो नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक आम आदमी है जिसे कि रोज़ कोरोना वायरस के डर से जूझना पड़ रहा है कि वो घर से निकले ना निकले, किस दवाई का सेवन करे, क्या करे, कितने बार मास्क चेंज करे, ऐसे लोगों के लिए आईसीएमआर कितना क्रेडिबल है, कितना विश्वास किया जाए आईसीएमआर पे, क्योंकि समय समय पर WHO भी अपना स्टैंड बदलता रहा है। अपने आईसीएमआर के लोग कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, केंद्र सरकार कुछ और कहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर जो पूरा नैरेटिव बन गया है, आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने देश में ज़रूर बनती है लेकिन इसको लेकर क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना की जो महामारी है उसको निपटने में 100% सुरक्षित है। किसकी बात मानी जाए ये हम और आप आज नहीं तय कर सकते, क्योंकि अगर सरकार के नुमाइंदों से आप पूछेंगे, सरकारी जो मंत्री हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, आप सरकार के फिगर्स पे जाइए। सरकार के फिगर्स क्रेडिबल नहीं है क्योंकि आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ सरकार खुद से ऐसे प्रूफ देती है। आईसीएमआर के डॉक्टर्स खुद इतने कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं कि उस पर कितना विश्वास किया जाए ये हमारी और आपकी समझ के परे है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन करेंगे? किसके कहने पे सेवन करेंगे? कौन ऐसा किस बात को
इसका क्रेडिबल प्रूफ दे सकता है कि आज आप अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। इस बात के लिए क्रेडिबल एविडेंस देने वाला कौन सा नोडल अथॉरिटी है, कौन इस बात को हमें बताएगा, मुझे नहीं पता। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं आपको अपनी अगली खबर की ओर लेके चलती हूँ। अमेरिका ने WHO में शामिल होने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने के अनुसार अगर WHO भ्रष्टाचार और चीन की तरफ झुकाव को खत्म करे तो अमेरिका फिर से इसमें शामिल हो सकता है। अमेरिका का कहना है कि WHO में सुधार की ज़रूरत है। तो ये देखिए सारी कन्फ्यूजन जो है कोरोना को लेकर, और दूसरी तरफ विश्व स्तर पर एक अजीब सी लड़ाई लड़ी जा रही है और वो है अमेरिका वर्सेस चीन की लड़ाई। अब ये बात जो अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने कही है, ये कब कही इन्होंने? जो व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी एडवाइज़र है रॉबर्ट ओब्रायन, उन्होंने इस बात को कहा है और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था CNN का जो एक प्रोग्राम है स्टेट ऑफ द यूनियन, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुले शब्दों में इंटरव्यू में बोला है कि WHO इज़ करप्ट, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से करप्ट कोई बॉडी नहीं है। और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि अब वो WHO के बजाय रेड क्रॉस के जो फ्रंटलाइन हॉस्पिटल्स हैं उन्हें डोनेशंस देना ज़्यादा पसंद करेंगे। उन हॉस्पिटल्स के थ्रू कोरोना की महामारी से वो ज़्यादा निपट पाएंगे। और बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है और इस बात को भी कहा है, उन्होंने कहा है कि WHO बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो चाइना की मदद कर रहा है, क्योंकि चाइना को थ्रेट भी किया गया है कि चाइना की कवर अप एक्सरसाइज में WHO शामिल था। इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने एतराज़ भी जताए हैं। और एक जो कोट है उनका, उन्होंने इस बात को कहा है कि वी विल बीट दिस डिजीज़ अनलीश्ड ऑन अस फ्रॉम चाइना। तो समय समय पर जो फिंगर पॉइंटिंग हो रही है कि ये वायरस चाइना का वायरस है, चाइना ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको अनलीश किया है अमेरिका के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के खिलाफ एक साजिश है। और WHO में साफ तौर पर रॉबर्ट ओब्रायन ने इस बात को बोला है कि WHO में वो तभी अमेरिका अपनी वापस मेंबरशिप को शामिल करेगा जब WHO के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे, उसको बिल्कुल एक उसका पूरा फ्रेमवर्क चेंज होगा और चाइना की तरफ जो उसका झुकाव है वो कम होगा। तो एक बड़ा एक जो पोलर वॉर जिसको कहा जाए, एक विश्व स्तर पर जो एक बड़ी WHO के अंदर जो एक ये वॉर चल रही है ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। और अमेरिका में चुनाव का टाइम है, नवंबर में इलेक्शंस हैं और जिस तरीके से वहाँ पर पैंडेमिक को लेकर, एक महामारी को लेकर एक वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर की एक जो एक लड़ाई है और उसमें दो भाग बिल्कुल बट गए हैं। ऐसा लग रहा है एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन है और उसमें WHO पिस गया है, क्योंकि WHO जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन के समय ट्रायल्स कर रहा है। और इस समय अमेरिका ने जब विड्रॉ कर दिया है तो बड़े सवाल इस समय खड़े हैं कि अगर अमेरिका इस समय WHO को असिस्ट नहीं कर रहा है तो उन ट्रायल्स का क्या होगा, वैक्सीन का क्या होगा। इसको लेकर भी रॉबर्ट ओब्रायन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा है कि नहीं, अमेरिका सक्षम है, वहाँ की जो अलग अलग कंपनीज है वो अलग अलग ट्रायल्स कर रही हैं और लोगों को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। लेकिन बड़े सवाल ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड की एपेक्स हेल्थ बॉडी है, वहाँ पर बड़े बड़े समय ट्रायल्स चल रहे हैं। सॉलिडारिटी ट्रायल चल रहा था जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी उसका एक हिस्सा था। तो आज इन ट्रायल्स का क्या होगा, उनकी फंडिंग कौन करेगा? क्या चाइना उन्हें फंड करेगा? जबकि चाइना ने कहा है कि हाँ वो फंड करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके की एक पोलर डिप्लोमेटिक वॉर दिख रही है उसमें इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी जो बॉडी है वो पिस ज़रूर गई है। डिप्लोमेटिक वॉर के बीच में WHO पिस गया है। अब इस जो पूरी स्थिति से ये WHO कैसे निकलेगा, क्या अमेरिका वापस अपनी मेंबरशिप को कायम करेगा WHO के अंदर, ये सारे बड़े सवाल इस समय हैं। और इस जो लड़ाई में ये जो स्ट्रैटेजिक वॉर देखी जा रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, इसके बीच में जो बाकी जो देश हैं वो भी पिस गए हैं कि वो किसके साइड्स ले, वो चाइना का साइड लें या अमेरिका साइड लें। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल भारत भी है। तो ये सारे बड़े सवाल इस समय खड़े हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके की जो कवायद देखी जा रही है विद इन WHO, उससे कोरोना महामारी को डील करने में रोड ब्लॉक्स ज़रूर आएंगे, चाहे वो वैक्सीन ट्रायल हो, चाहे वहाँ के रिफॉर्म मेजर्स हो या वहाँ का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो। आपको थोड़े दिन पहले मैंने कुछ खबरें बताई थी कि जो वर्ल्ड का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, अभी एक सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना से तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन बाकी जो बीमारियां हैं, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो 68 देशों में, करीब 62 देशों में डायरेक्टली इस समय इम्पैक्टेड है। तो सिर्फ कोरोना से ही नहीं जूझना है, बाकी बीमारियां भी हैं।
कॉलेरा है, मीजल्स है, येलो फीवर है, डिप्थीरिया है, इन सब जो पोलियो जो वैक्सीन्स हैं उनका क्या होगा अगर इम्यूनाइजेशन इम्पैक्ट होता है, अगर इम्यूनाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है तो ये जो सारी पुराने ज़माने की जो बीमारियां थी वो वापस पनपेंगी। तो एक चुनौती नहीं है WHO के सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको लेकर आज अमेरिका और चाइना जूझ रहे हैं। तो अमेरिका क्या करेगा, चीन इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जाएगा, ये सारे बड़े सवाल खड़े हैं। इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में विरोध बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन DC समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस के सामने भी जमकर प्रदर्शन हुआ। आक्रामक प्रदर्शन को देखते हुए कुछ देर के लिए ट्रंप को अंडरग्राउंड भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ऐसा लोग पहले बोलते थे और कि डेवलप्ड नेशंस होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वहाँ पर इस तरीके की जो ब्रूटैलिटी है, इस तरीके के कर्फ्यूज़ हैं, वो ज़्यादातर जो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखा जा सकता। लेकिन आज ये इस तरीके के कर्फ्यू, इस तरीके के प्रदर्शन आज अमेरिका में क्यों देख रहे हैं? ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसमें कि एक अफ्रीकन अमेरिकन जिसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड, उसको देखा गया कि एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने, श्वेत पुलिस ऑफिसर ने उसके गर्दन पर अपने घुटने रखे और उससे उसकी अफ्रीकन अमेरिकन की मौत हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जिस तरीके से जो पुलिस ब्रूटैलिटी देखी गई, जो पुलिस की जो बर्बरता देखी गई थी, उसको लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में इस समय फैल गया है। और एक ये बड़ी जो एक पुलिस की बर्बरता का एक इंडिविजुअल मामला था, आज उसने एक नेशनल प्रोटेस्ट की शक्ल में ये बदल गया है, क्योंकि अब इसे रेसिज्म के एंगल से देखा जा रहा है। जो कहा जा रहा था कि रेसिज्म को लेकर कि अमेरिका के सिस्टम्स अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी सिस्टम को देखें, वहाँ पर रेशियल वॉर चलती रहती है। वाइट वर्सेस ब्लैक की जो एक लड़ाई है वो हमेशा देखी गई है। कहा जाता है कि पुलिस को ही अगर ले लीजिए तो जो ब्लैक्स हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो छोटा सा भी अगर क्राइम करते हैं तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके साथ जस्टिस नहीं उनको मिलता। लेकिन अगर वही वाइट पुलिसमैन ने उस काम को किया है तो उसे आराम से छोड़ दिया जाता है। तो आज एक रेसिज्म का जो पूरा एक नैरेटिव है, उसकी वजह से एक छोटा इंसिडेंट था, जॉर्ज फ्लॉयड का एक इंसिडेंट था, छोटा नहीं कहूँगी, माफ़ करिएगा, ये गलत शब्द है बोलने के लिए, छोटा इंसिडेंट नहीं है। जॉर्ज फ्लॉयड का इंसिडेंट आज एक बड़े प्रदर्शन के रूप में आज सामने दिख रहा है। एक रेसिज्म का जो नैरेटिव है वो वापस खड़ा हो गया है और इसको लेकर ट्रंप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर भी प्रहार हुआ है, चाहे वो शिकागो हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, अलग अलग, और यहाँ तक कि और कॉन्टिनेंट्स में फैला है। यूरोप में भी इसके प्रदर्शन देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से इस समय कर्फ्यू की एक स्थिति अमेरिका में बन गई है। तो एक एनार्की की स्थिति देखी जा रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय कितना डरे होंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस के ठीक सामने एक पार्क देखा जा रहा है। उस पार्क में प्रदर्शनकारी इस समय बैठे थे और प्रदर्शन कर रहे थे स्लोगनियरिंग के साथ, बड़े बड़े बैनर्स के साथ, और ट्रंप इतना डर गए कि उन्हें बंकर में जाने की ज़रूरत पड़ गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर इस समय कितनी भयावह स्थिति है। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो ये पूरा प्रदर्शन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो ये इस बात को कह रहा है कि जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे मार्टिन ल्यूथर किंग, उनके ज़माने में जिस तरीके के प्रोटेस्ट देखे गए और उसको जिस तरीके से निपटा गया, आज उन्हीं चीज़ों का एक रीप्ले आज अमेरिका में देखा जा रहा है। तो इस समय अमेरिका में पूरी अराजकता का माहौल है। आपने देखा कि जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, किस तरीके से मॉल्स में चोरी हो रही है। और रेसिज्म का जो ये नैरेटिव है, ये किसके साथ आया है? कोरोना के चलते वहाँ पर लाखों की संख्या में, मिलियंस ऑफ पीपल, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लोगों बेरोजगार हो गए हैं, लोग मर रहे हैं भारी संख्या में। तो ऐसी अराजकता की स्थिति सिर्फ एक रेशियल नैरेटिव की वजह से नहीं आई है, ये अराजकता का माहौल कोरोना की वजह से भी आया है। और कोरोना वापस ये जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ है, तो ये दोनों चीज़ों का एक मिश्रण है जिसकी वजह से आज एक उफान की स्थिति अमेरिका में देखी जा रही है। तो इससे कैसे निपटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इसका रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से ये बातें आगे के दिनों में देखी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। अमेरिकन इलेक्शंस बहुत करीब हैं और इस तरीके के एलिगेशंस आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना
को से बिल्कुल निपट नहीं पाए, चाहे वो पीपीई किट्स का मामला हो, चाहे बीमारी को रोकने का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर्स को प्रोवाइड करने का मामला हो। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल असक्षम दिखे हैं, बिल्कुल विफल दिखे हैं इन सारी एफर्ट्स में। और अब जब ये रेशियल नैरेटिव अमेरिका में आ रहा है तो इस प्रोटेस्ट को डोनाल्ड ट्रंप कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, व्हाइट हाउस इन चीज़ों को कैसे डिफेंड करेगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है यानी कि अमेरिका, वहाँ पर हेल्थ क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पे लोग सोशल जस्टिस की मांग कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो पूरा देश बिल्कुल अस्थिरता की स्थिति में है। और सवाल वही है कि अगर अमेरिका जैसे देश में ये हाल है तो भारत, चीन और बाकी जो देश हैं विश्व के, उनका क्या होगा। विश्व एक वैश्विक महामारी से तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में जिस तरीके से चीज़ें उबल रही हैं, तो क्या वाकई में हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पे, और आपके स्क्रीन पर एक फीडबैक ID है, उस पर ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, कल की 5 बड़ी खबरों के साथ और मेरे विश्लेषण के साथ। थैंक यू सो मच।